सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूं लीना इलियास और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर समी इब्राहिम साहब। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं शहबाज साहब, हमारे बहुत ही सीनियर रिपोर्टर हैं और पीएम हाउस की बीट करते हैं। इसके साथ साथ मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक साजिद साहब, बहुत ही सीनियर रिपोर्टर हैं, तज्जियाकार भी हैं और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर नून लीग की सियासत को जानना हो कि अंदरूनी कहानी क्या चल रही है तो इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। खैर जी, आज के इस प्रोग्राम में हम जो आगाज़ करेंगे, हमने ये देखा कि ऑपोजिशन की जानिब से प्री बजट सेमिनार किया गया और बड़ी स्लाइड्स वगैरह दिखाई गई और कहा गया कि जी इस वक्त जो हमारी मुल्क की मईशत के हालात हैं वो ये हैं और इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है। इसी तरीके से वुज़रा की जानिब से भी हम ये देखते हैं, बयानात आते हैं और यही बताया जाता है कि जो हमारी इकॉनमी है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है, डिजिट्स के साथ बताया जाता है और इनफैक्ट जो इंटरनेशनल जो रिपोर्ट्स हैं उनको भी कोट किया जाता है। इस प्रोग्राम में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ कल हमने एक स्टोरी की थी केपीटी के हवाले से जिसमें हमने कुछ सवालात उठाए थे समी साहब। इस स्टोरी के हवाले से कुछ रिएक्शन आया है, नाम तो हमने किसी का नहीं लिया था और नाम मैं अभी भी किसी का नहीं लूँगी, लेकिन कुछ सवाल किए थे कायम मकाम जो चेयरमैन लगाए गए हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि अभी तक जो केपीटी है इसका चेयरमैन जो है वो मुस्तकिल नहीं हो पा रहा और मिल नहीं पा रहा। ये एक इम्पोर्टेंट बात है और हमने तो स्टोरी कल आपने इसीलिए की थी कि बेसिकली लोग सवाल उठा रहे हैं, केपीटी में लोग बात कर रहे हैं कि कायम मकाम चेयरमैन क्यों, और मुख्तलिफ किस्म की स्पेकुलेशन है। तो इस पर हुकूमत की तरफ से अब जो एक अली जैदी साहब ने किया है, रिएक्शन दिया है, वजीर हैं वो इसके मैरीटाइम के भी और ये सारी जो हमारे जो बहरिया के अमूर हैं, यानी तो उसमें उन्होंने मैसेज अगर आप दिखा सकें, उस मैसेज में उन्होंने, क्योंकि हम उनसे कहा था कि अपना कोई रिएक्शन अगर आप देना चाहें, उन्होंने कॉल की थी जिस पर हमने तो फिर किसी का नाम नहीं, आपने किसी का नाम नहीं लिया था। उस मैसेज में वो लिखते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट this means that anyone can talk nonsense on the screen, throw dirt on a federal minister on hearsay just to invite them in their shows. Sorry, Alina, not a good precedent. You and your team should have first done your homework before doing such a frivolous show. अब इसमें मैं यही अर्ज करना चाहता हूँ अली जैदी साहब को, हमारे बड़े अच्छे वो दोस्त भी हैं, कि सबसे पहले तो बात ये है कि ये हमने तो आपका नाम भी नहीं लिया और हमें यकीन करें, ये मैं दिल से बात कह रहा हूँ कि कोई हमें ज़रूरत नहीं है किसी को कि वो शो में आए और आके हम किसी के पीछे भाग रहे हो कि वो आए जी ज़रूर हमारे शो में आए, ऐसा कुछ नहीं है। एक सवाल है जो आपके जो केपीटी के मुलाजमीन हैं वो भी करते हैं, सियासतदान भी करते हैं, कौम भी ये करती है कि माजी में तो पीटीआई यही इल्ज़ाम लगाती रही कि जनाब आप जो मुस्तकिल ओहदे हैं उन पर कायम मकाम ओहदे दे देते हैं लोगों को, इसलिए देते हैं कि आप उनसे अपनी मर्जी के काम करवाना चाहते हैं। ये माजी में पीटीआई की एक्विजिशन थी। तो अब अगर केपीटी में आपने कायम मकाम चेयरमैन लगा हुआ और आज का नहीं कई महीनों से चला आ रहा है, इससे ऑन गोइंग स्टोरी, ये कोई नई स्टोरी भी नहीं है जो हमने की, तो उस पर आप इतने खफा हैं कि आप ये कह रहे हैं कि ये आप डर्ट फेंक रहे हैं। मैं क्योंकि आप एक अच्छे, मैं हमारे जहनों में ये है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, वगरना मैं अभी आपके वो सारे क्लिप चला दूं जिसमें आपने पता नहीं वजीरों को, अभी सिंध चीफ मिनिस्टर को क्या क्या आपने लैंग्वेज इस्तेमाल की है उनके बारे में। हम उस लेवल पे नहीं जाएंगे क्योंकि हम कोई आपका तो हमने नाम ही नहीं लिया इसमें, हम तो ये कह ही नहीं रहे कि इसमें आप मुलव्वस थे, लेकिन क्योंकि आपने खुद राब्ता किया, शायद इसलिए कि आप इन शोबों के आप वजीर हैं, तो आपके लिए कल भी स्क्रीन जवाब आप खुद ना आए, भले किसी को भी भेज दें, और हम आप पर कोई किसी तरह का शक व शुबे का इजहार नहीं कर रहे, हमने तो इसीलिए आपका नाम भी नहीं लिया। लेकिन ये सवाल मौजूद हैं, केपीटी का जो चेयरमैन है वो कायम मकाम है और क्यों कायम मकाम है, और फिर ये भी सवाल मौजूद है कि वो सारे जो उनकी जो चीजें हैं वो कौन इस्तेमाल करे, और ये भी सवाल अपनी जगह मौजूद है कि वो जो जमीन है उसकी लीज का क्या होगा। तो ये सवाल है, उसमें आप उसका इन चीजों का आप जवाब दे देंगे तो उसमें आपकी अपनी नेक नामी होगी। हमने कोई किसी पर दर्द कभी ना फेंकी है, ना सोच सकते हैं, और हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, हुकूमत की भी बहुत इज्जत करते हैं, और हम ये समझते हैं
कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब एक नहायत ही एक ऐसे शख्स है जिनके ऊपर अभी उनकी ज़ाती करप्शन के हवाले से कोई उनके ऊपर स्टिग्मा नहीं है। तो इतना जो आप हमसे खफा हो गए, हम तो सिर्फ एक सवाल जरूरी है कलीना, ये जो आपने अभी स्टोरी में ये बात कही है और हम अपनी स्टोरी पे कायम है, और सवाल आज भी हमारा यही है कि कायम मकाम चेयरमैन KP3 का क्यों लगाया है, और विदाउट डिस्कशन अगर आपने यानी पूरा मुस्तकिल चेयरमैन लगाए, मेरिटोक्रेसी जिसकी वज़ीर आज़म बात करते हैं उसको लेके आए, तो किसी के ज़हन में कोई शक नहीं आएगा। लेकिन अगर ये मामला इसी तरह चलता रहा तो बाद में ये सारे का सारा जो मलबा है ये वज़ीर आज़म साहब पे गिरेगा, और ये सवाल है आज भी कौम पूछ रही है, जो भी इसका जवाब देना चाहे। अब आपने बात की पॉलिटिकल स्टोरी की, सदीक साजिद साहब, ये अचानक क्या हुआ कि शहबाज शरीफ साहब भी ये कह रहे हैं कि ठीक है जी ये 2 साल हुकूमत पूरी करेगी, मौलाना फजलुर रहमान भी इसी तरह की बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अब वो जो एक स्कीम थी, जो एहतजाजी पॉलिटिक्स थी जिसको मरियम नवाज साहबा लीड करती, तो नवाज शरीफ साहब लीड करते थे, अब शहबाज साहब ने आके वो रोल संभाल लिया है। मैं ये तो नहीं समझता इसमें कि कोई नवाज शरीफ साहब के ये की मुखालफत में काम हो रहा है। नवाज शरीफ साहब भी यही चाहते हैं जो शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। तो वो जो फिर एक बयानिया था कि वोट को इज्जत दो और पता नहीं हम सबको निकाल देंगे, सिलेक्टर्स ऐसे हैं, फलां ऐसा है, ये क्या, ये कोई कैरेट कोई मिली है या डंडा मिला है, क्या हुआ क्या है कि मौलाना फजलुर रहमान भी और शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब भी सब भाग गए हैं और वो उसी पुरानी नौकरी पे आ गए। समी साहब, एक तो जो आपने बात की है मौलाना फजलुर रहमान की, तो ज़ाहिर है वो भी किसी न किसी रास्ते की तलाश में थे, और शहबाज शरीफ की जो उनसे यहाँ पर जब वो मौजूद थे मुलाकातें और टेलीफोनिक राब्ते और 1-on-1 मुलाकातें जो होती रही थी, तो इस बात पे वो उनको कायल करने में कामयाब हुए कि अब हम एहतजाजी सियासत अगर करेंगे भी तो उसकी कोई हमें फ़ायदा ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है। वो तो कह रहे जी 1 साल रह गया, क्योंकि 5वां साल तो वैसे ही इलेक्शन का होता है, वो निगरान सेटअप बन जाना और हुकूमत को भी अपनी पड़ी होती है, वो उसी 4 साल पर कहते हैं अभी 1 साल का वक्त रह गया है। तो उसी में जब इनके एक रहनुमा से भी हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि शहबाज शरीफ जब हमसे मिले तो उन्होंने ये बात कही कि हमें जाना चाहिए 2023 का जो इलेक्शन है अब उस पर फोकस करना चाहिए। बीच की सारी बातें ख़त्म हो गई, अदम एतमाद, इस्तीफ़े, लॉन्ग मार्च, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं अब ये माइनस हो गई हैं, और इसी चीज़ के ऊपर एग्री हुए शहबाज शरीफ के साथ मौलाना फजलुर रहमान भी। अब ये छोटे मोटे जलसे करेंगे, अभी देखें ना इन्होंने जून पूरा कोई जलसे जुलूस नहीं है, 4 जुलाई को एक जलसा रखा है, और उसके बाद अभी वो फाइनल नहीं है, एक टेंटेटिव तारीख दी है, हो सकता है कि वो भी ना हो गर्मी का। ये मेरा सवाल सदीक एक सवाल ये है कि ये जब अपोजिशन ये सब कुछ कर रही है तो इसमें ये इन्होंने अपने उस सारी जो पिछली कैंपेन थी, एजिटेशन थी, उससे अब बिल्कुल ही हटके तो ये अब आके कह रहे हैं कि जी ठीक है 2 साल आप ये करेंगे, पूरे होंगे, तो ये इनको रिटर्न में क्या मिलेगा? ये किस लिए खामोश हुए हैं? समथिंग कुछ ना कुछ तो वर्कआउट हुआ है ना, तो इनके हिस्से में क्या आया? जी, ये जो मफाहमत की बात हम कर रहे थे, और आप भी जब बात कर रहे होते हैं, जो बैकग्राउंड में जो चीज़ें चल रही होती हैं, ये जो दुरानी साहब वाला एक फार्मूला जेल में जब जाकर उनसे मिले थे, उसी वक्त की सारी कहानियाँ हैं। फिर आपने ख़ुद भी एक स्टोरी जो दी थी कि मुख्तलिफ जो अपोजिशन की जमातें हैं उनको बुलाया जाएगा, उनको बुलाया जा रहा है, और शहबाज शरीफ की भी मुलाकातें हुई हैं, मौलाना फजलुर रहमान की भी हुई हैं, और अभी अलीना ने एक बात की है, मैं इनकी इस बात से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ, गिव एंड टेक वाले, और उसी सिलसिले में 5 चीज़ें हैं जिसके ऊपर इन सबको जो है वो एक नुक्ते पे लाने की कोशिश की जा रही है, और वो 5 चीज़ें ग्रैंड डायलॉग का हिस्सा हैं कि आप अपनी जो है वो इकानमी को बेहतर करें, इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर इत्तफाक़ राय पैदा करें, महंगाई को कम करें, उसके बाद हेल्थ और एजुकेशन के जो सेक्टर्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें ताकि आवाम को जो है वो इसमें रिलीफ मिले। अब आप ये देखिए कि ठीक हो गया। अच्छा ठीक, मैं आता हूँ आपकी तरफ, एक मुझे इजाज़त दें, ज़रा शहबाज से मैं जानना चाह रहा हूँ। शहबाज अहमद, ये बताइए कि ये फिर जो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ उनकी जमानत जो हुई थी, उसके खिलाफ जो अपील थी, हुकूमत ने वो अपील, यानी नैब ने या हुकूमत ने वो अपील वापस ले ली है। क्या इसको हम ये समझें कि फिर एक वो जो एक बात होती थी
अब देखें ना, जमानत की अपील जो है, उसके जमानत के खिलाफ जो दरख्वास्त है, उसकी जो मनसूखी की अपील है, वही वापस ले ली। तो फिर ये कहें या कोई स्ट्रेटेजिक शिफ्ट कहें या कोई टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से ये किया गया, दोबारा दरख्वास्त दायर की जाएगी, इसको आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे? समीर साहब, मेरी कुछ हुकूमती हलकों से इस मुतालिक बात हुई है, तो हुकूमती हलकों का तो ये कहना है बहुत सारे वज़रा का कि ये टेक्निकल बेसिस पे हमने दरख्वास्त वापस ली है, क्योंकि शहबाज शरीफ ने अदालत को यकीन दहानी करवा दी थी। लेकिन इसका अगर आप बैकग्राउंड देखें तो जिस तरह के सिद्दीक साहिद साहब ने भी कहा, ये गिव एंड टेक वाली बात हो रही है। और चूँकि हुकूमत एक फ़ायदा उठाना चाह रही है, क्योंकि अपोजिशन अब मुनक्सम हो चुकी है, तकसीम हो चुकी है। अपोजिशन अब हुकूमत ये चाह रही है कि कुछ लें और कुछ दें। और अभी क्योंकि शहबाज शरीफ के खिलाफ जब इन्होंने नाम ECL में डाल दिया, तो उसके बाद हुकूमत समझती है कि मज़ीद किसी कार्रवाई के, किसी केस को परस्यू करने की हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूँकि इस वक्त सारी तवज्जो जो है वो बजट पर है, और बजट से पहले हुकूमत जो है वो कोशिश ये कर रही है कि अपोजिशन से भी इस बारे में बातचीत की जाए। क्योंकि आज जब इन्होंने प्री बजट सेमिनार मुस्लिम लीग नून ने किया था। एक सेकंड यहाँ पे मैं फिर एक सवाल आपने पैदा कर दिया। एक बड़ा ये सवाल आपने बात कही है कि ECL में नाम आ गया तो हुकूमत ये समझती है कि अब किसी चीज की जरूरत नहीं। यानी हुकूमत को इस बात से कोई मसला नहीं है कि अगर नवाज शरीफ साहब जेल में हो या जेल से बाहर हो। और इसमें फिर जरा इस पे भी कमेंट कर दीजिए कि PTI क्या सोच रही है कि शहबाज शरीफ साहब अगर बाहर हैं तो डेफिनेटली मरियम का असर पार्टी पे कम होगा, नवाज शरीफ साहब का असर आहिस्ता आहिस्ता उस तरह से नहीं होगा, क्योंकि इन कॉन्टेक्ट तो शरीफ साहब होंगे और पंजाब असेंबली में हमजा शहबाज। तो इन वे हुकूमत इस बात को फैसिलिटेट कर रही है कि नवाज शरीफ साहब की बजाय शहबाज शरीफ साहब की ग्रिप पार्टी में मजबूत हो। एम आई राइट? क्या मैं ये सही समझ रहा हूँ? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं समीर साहब, क्योंकि शहबाज शरीफ मफामत की पॉलिसी को लेकर चलते हैं, और हुकूमत को ऐसा ही अपोजिशन चाहिए जिस तरह की शहबाज शरीफ करते हैं। हुकूमत ये चाहती है कि मरकज़ में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, और जो पंजाब है वहाँ पर अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज उन्हें काबिल कबूल हैं, वो जेल में हों या जेल से बाहर हों। क्योंकि जिस पॉइंट को लेकर मरीम नवाज़ या नवाज शरीफ चल रहे हैं वो हुकूमत को काबिल कबूल नहीं है। इसीलिए हुकूमत ये बिल्कुल फैसिलिटेट कर रही है कि वही पॉइंट के जिसको बिलावल ने भी कहा था कि जो शहबाज शरीफ की पॉलिसी है उसको ही हम नून लीग की पॉलिसी समझा जाएगा। अब हुकूमत भी यही चाह रही है कि शहबाज शरीफ से ही बातचीत की जाएगी। और चूँकि अभी बहुत सारे मामलात हैं जिस पर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर बैठते हैं, जिसमें एक यहाँ अहम नुकता मैं यहाँ बयान करूँ कि जुलाई में इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान की मुद्दत ख़त्म हो रही है। तो वो आईनी तरीकाकार ये है कि वज़ीर आज़म या लेटर लिखेंगे या अपोजिशन लीडर से मुलाकात करेंगे। तो हुकूमत ये चाह रही है कि वज़ीर आज़म तो लेटर ही लिखेंगे, पहले मुलाकात नहीं करेंगे। लेकिन हुकूमत को काबिल कबूल है, हुकूमत ये चाह रही है कि अपोजिशन से, यानी कि अपोजिशन से मुराद ये है कि शहबाज शरीफ ग्रुप जो है उससे ताल्लुकात हमारे बेहतर हों, ताकि जो मामलात हैं खासतौर पर पार्लियामेंट में वो आसानी से चलाए जा सकें। और इस वक्त पूरा जो उनका फोकस है वो बजट पर है। और बजट के लिए उन्होंने, क्योंकि अब इस वक्त अपोजिशन जो कि तकसीम है और हुकूमत ये समझ रही है कि मुस्लिम लीग नून बड़ी जमात है, उससे बातचीत की जाए, पीपल्स पार्टी से अलग बातचीत की जाए। क्योंकि अगर ये इकट्ठे हो गए सारे, और तो हुकूमत के लिए पॉइंट्स तो वैसे उनके कम हैं, लेकिन हुकूमत के लिए फिर भी कोई थोड़ी बहुत परेशानी क्रिएट कर सकते हैं। तो हुकूमत चाहती है कि तकसीम ही रहे, और तकसीम इस सूरत रह सकते हैं जब शहबाज शरीफ भी मुस्लिम लीग नून को लेकर चलेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि मफामत की पॉलिसी चले। तो इस पर हुकूमत को शहबाज शरीफ बिल्कुल काबिल कबूल हैं। और बजट क्योंकि 11 को असम्बली में पेश होना है, जो बजट से पहले मुमकिन तौर पर हुकूमत मुज़ाकरात भी करना चाहती है इनसे, और हुकूमत इनसे तजावीज़ भी लेगी कि बजट के अंदर क्या ये चीज़ें ऐड करेंगे। और आपको याद होगा कि आपने प्रोग्राम किया जब शौकत तरीन साहब ने कहा था कि हम अपोजिशन से बातें करना चाहते हैं। तो ये तमाम ये हुकूमत चाह रही है कि इस बार जो बजट पेश हो उसमें किसी किस्म की हंगामा राई ना हो, किसी किस्म के उन्हें हर्डल्स पेश ना आए, बासानी ये बजट जो है मंजूर हो जाए। कुछ तजावीज़ हैं मेरे जो ज़राए कह रहे हैं कि अपोजिशन की ये जो है वो उस बजट में तस्लीम करेंगे। इसके लिए बाज़ाब्ता वज़ीर आज़म ने जो है वो टास्क भी दे दिया है। अब हुकूमत ये चाह रही है कि पार्लियामान के अंदर जो अपोजिशन लीडर हैं शहबाज शरीफ, उनसे बातचीत की जाए, ताकि जो इस वक्त जो सारा फोकस है बजट का वो बासानी पास कर लें। ठीक हो गया जी समी साहब। जी बिल्कुल, आप ये बात सही है आपकी, और इसी तरह ही ये चलेगा। लेकिन फिर इसका मतलब ये है शहबाज के, अगर शहबाज शरीफ साहब और अपोजिशन के साथ इस तरह की सुलह हुई है तो जो जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप है उसके साथ भी फिर सुलह ही होगी। लेकिन ये सिद्दीक साजिद साहब ने आज कोई बातचीत की है राजा रियाज से, अगर पहले वो सुनवा दें तो फिर जरा इस मामले पर भी बात कर लेते हैं। जी राजा रियाज साहब का शॉट चलाइएगा।
ये तो सारी चीज़ें हमने सुनी हैं जो ऑन रिकॉर्ड है, इसके अलावा ऑफ द रिकॉर्ड भी बहुत सी बातें हुई होंगी, उस हवाले से भी बताइएगा। जो आप सुनना चाह रही हैं वो तो जो आपकी पहली बात थी उसमें भी मुझे लग रहा है कि इनके साथ भी कुछ गिव एंड टेक वाला ही काम होगा, क्योंकि बजट तो पास करवाना है। और आज जब राजा रियाज ने कहा कि बजट इजलास के हवाले से हमारी अलग से एक मीटिंग होगी, यानी कि जहांगीर तरीन ग्रुप की मीटिंग होगी, क्योंकि अगर 11 को इधर बजट पेश होना है तो 14 को इम्कान है कि पंजाब असम्बली में भी पेश होगा। और वहाँ पर तो 32 MPs जो हैं वो नज़ीर चौहान का एक ऊपर जो पर्चा हुआ है उसके ऊपर एहतजाज अपना रिकॉर्ड जो है वो करवा चुके हैं। अब जो उनके साथ जो गपशप वैसे लग रही थी, उनकी बातों से ये लग रहा था जो राजा रियाज हैं तो वो यही कह रहे थे कि अब इस रिपोर्ट को अभी चूँकि ये बाज़ाब्ता तौर पर पब्लिक नहीं हुई, लेकिन कुछ हुकूमती हलके एक कोशिश कर रहे हैं कि इस रिपोर्ट को जो है मंजर आम पर ना आने दिया जाए, या ऐसी रिपोर्ट हो जिससे जहांगीर तरीन भी खुश हो जाए और जिन लोगों ने ये रिपोर्ट बनवाई है या उनका भी कुछ ना कुछ इसमें आ जाए, उनकी भी इज़्ज़त जो है वो रखी जाए। तो ये इनकी गुफ्तगू से महसूस हो रहा था। तो फिर बात वही वापस लिया जाती है कि ज़ाहिर इनको भी डील किया जाएगा, क्योंकि आजकल इमरान खान ख़ुद भी मुलाकातें MNA से जो है वो कर रहे हैं, इनफरादी मुलाकातें कर रहे हैं। उनका एक ही मकसद है कि बजट जो है उसको किस तरह मंजूर करवाया जाए। और इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूँगा कि क्योंकि अपोजिशन के साथ, अपोजिशन के लोगों के साथ जो मेरी बात हुई, ये बजट पास लाजमी होगा, लेकिन इतनी आसानी से नहीं होगा, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर शहबाज शरीफ ने एक टास्क अपने ज़ुम्मे लिया है, वो ये है कि इस बजट को हमने मंजूर नहीं होने देना। नंबर्स तो ज़ाहिर है हुकूमत के पास मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद हंगामा, एहतजाज, इवन के नौबत जो है बाज़ औक़ात में आप देखेंगे स्पीकर डाइस के गिराव तक और हाथापाई तक भी पहुंच सकती है। और वो जब तकरीर हो रही होगी उसके ऊपर भी ये स्ट्रेटजी तय कर रहे हैं कि तकरीर उनको आसानी से ना करने दी जाए, जो वज़ीर ख़जाना है शौकत तरीन। तो वो चीज़ें जो हैं वो ये आने वाले दिनों में आपके सामने जो है वो आ जाएंगी, क्योंकि ये इस मामले के ऊपर पीपल्स पार्टी, ANP, बाकी जितनी भी अपोजिशन की जमातें हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो सब की सब जो है वो हुकूमत को टफ़ टाइम देना चाह रहे हैं। बल्कि मैंने कल भी बात की थी, नून लीग वाले कह रहे हैं कि हमें पता है कि बजट तो ये पास करवा ही देंगे, लेकिन इसके बावजूद हम इसको इतनी आसानी से नहीं, अपना जो एक एहतजाज है आवाम के सामने जो चीज़ें हमने रखना चाह रहे हैं वो लाजमी तौर पर जो है वो रखेंगे। तो अब वो एक तरफ जहांगीर तरीन का भी ग्रुप है, 8 MNAs हैं, इनकी हाजिरी अच्छा, इसमें ठीक है सदीक साजिद, आपकी बात की आप बिल्कुल आपने पॉइंट अपना क्लियर कर दिया। शहबाज इतना ज़्यादा क्राइसिस में इतनी चीज़ें मैनेज करके ये हुकूमत बजट को लेके जा रही है, तो इसमें कोई आपको क्या अभी इत्तला है, कोई रिलीफ वाकई कोई मिलेगा लोगों के लिए? इसमें तनख्वाहें तो 25% बढ़ाई हैं पंजाब गवर्नमेंट ने भी, और वो पहले 1 जून से ही उसको ऐड कर दिया, लेकिन क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा थी, बिजली और ये वो इनकी चीज़ों ने, पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा है, रिलीफ इस किस्म का रिलीफ मिलेगा कोई? इमरान खान साहब की क्या उनकी इस वक्त सेंटिमेंट है पार्टी के अंदर, किस तरह बजट लाने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल समीर साहब, पहली तो वज़ीर-ए-आज़म की डायरेक्शन ये थी कि जो सबसे ज़्यादा इस वक्त नाराज़ हैं वो सरकारी मुलाजमीन हैं, जिनकी गुज़िश्ता साल भी बजट में तनख्वाहें नहीं बढ़ी थी, उनके लिए 10 से 15% इजाफे की तजवीज़ जो है वो आई है। पहले तो हुकूमत मुमकिन तौर पर 10% रखेगी, उसके बाद फिर हो सकता है इसको 15% तक भी ले जाए। और दूसरा, जहाँ तक आपने रिलीफ की बात की है, तो इस बजट में एक तो जो डेवलपमेंट फंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा रखे जाएंगे, और क्योंकि हुकूमत ये समझती है कि जो महंगाई का फैक्टर है ये प्रोविंशियल है, लेकिन इसमें जो सूबों का जो वो हक है, वो सूबों का जो राइट है और सूबों को जो फंड दिए जाएंगे उसको बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इस वक्त हुकूमत क्राइसिस बहुत ज़्यादा फेस कर रही है। उसकी वजह ये है कि ये तो हमने सिर्फ अपोजिशन और तरीन ग्रुप की बात की, अभी अलाइज हैं वो भी नाराज़ हो सकते हैं, क्योंकि MQM ने आज मुलाकात के लिए वक्त मांगा है, और हमारे ज़राए बता रहे हैं कल MQM का वफ़द वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेगा। उनके अपने मुतालबात हैं, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि जो कराची में जो शहरी इलाकों की तरक्की है उसके लिए हमें जो है वो फ़ंड्स दिए जाएँ। और क्योंकि अब डायरेक्ट हुकूमत MNAs को फ़ंड्स तो नहीं दे सकती, लेकिन उसका तरीकाकार ये किया है कि जो प्लानिंग कमीशन से डेवलपमेंट फ़ंड्स हैं वो मंजूर करवाए जाएंगे, और वो इस तरह वफाक के फ़ंड जो हैं वो लगाए जाएंगे। और कल MQM का एक और बड़ा मुतालबा है कि हमें कोई ऐसी वजारत भी दी जाए जिसमें जो शहरी तरक्की है वो हो सके और हम अपने लोगों को फैसिलिटेट कर सकें। तो कल ये एक मुलाकात MQM से होने जा रही है, उसके बाद फिर MQM, GDA और BAP जो बाकी अलाइज हैं उससे वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकातें होंगी। तो ये बड़े चैलेंजेस हैं, और वज़ीर-ए-आज़म ने ये फैसला किया है कि जो बजट है उसके अंदर तमाम अलाइज
एलाइज की जो रिकमेंडेशंस हैं उसको शामिल किया जाएगा, क्योंकि अब वक्त बहुत शॉर्ट है, 1 हफ्ता रह गया है। आइंदा जुम्मे को जो है बजट कौमी असम्बली में पेश कर दी जाएगा और ये वो दिन है जब जहांगीर तरीन की पेशी भी है। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। जहाँ तक बात हो रही थी राजा रियाज साहब वाली, तो मेरी इतलात ये हैं कि तरीन ग्रुप से एक मुज़ाकरात हुकूमत 11 से पहले करेगी, लेकिन तरीन ग्रुप ने जो बैकडोर राब्ते हुए हैं हुकूमत के, उस पर उन्होंने यकीन दहानी करवा दी है कि वो बजट में किसी किस्म की हर्डल क्रिएट नहीं करेंगे। अब जो उनका अगला जो इजलास होगा बजट के ऊपर, वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी होगी। तरीन ग्रुप किसी किस्म की हर्डल क्रिएट नहीं करेगा, हुकूमत के साथ खड़ा होगा और जो अलाइज हैं अब उनकी मुलाकातें होना शुरू होंगी। और वज़ीर-ए-आज़म की खास डायरेक्शन हैं कि इस बजट में, क्योंकि हुकूमत ये समझती है कि ये जो बजट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगला साल तो इलेक्शन का शुरू हो जाएगा, अगले साल से इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जाएगी। इस बजट में जो रिलीफ दे सकें वो हम दें। खास तौर पे जो सेहत इंसाफ कार्ड हैं उसका दायरा कार बढ़ाने की बात की जाएगी और जो डेवलपमेंट है वो, ये कुछ चीज़ें जो हैं ये हुकूमत इस बजट में ऐड करवाना चाह रही है। अगर मैं इसमें कुछ थोड़ा सा जी सदीक थोड़ा सा अगर ऐड करना चाहूँ समी साहब, चूँकि बजट के वाले से बात हो रही है, तो आज चूँकि वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास भी था, वजारत ख़जाना के वो काम भी आए हुए, तो कुछ चीज़ें उनसे डिस्कस हुई। तो उन्होंने कहा जी एक तो हम तनख्वाहदार तबके पर किसी किस्म का कोई नया टैक्स नहीं लगाने जा रहे। दूसरा, शौकत तरीन ने तजवीज़ वज़ीर-ए-आज़म को भिजवाई है कि गैर तरक्याती अखराजात मुकम्मल तौर पर मुंजमद कर दिए जाएँ और वफाकी जो तरक्याती अखराजात है वो तकरीबन कोई 900 अरब रुपए के लगभग होंगे। फिर जो तनख्वाहों और पेंशन के लिए टोटल तौर पर जो रिलीफ देने जा रहे हैं 10 से 15%, ये कोई 95 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। और इसमें जो सिर्फ पेंशन है उसके लिए 527 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। और अगर ये तनख्वाहें बढ़ाते हैं समी साहब, तो ये उनका कहना था कि तकरीबन कोई 530 अरब रुपए से ज़ायद जो है इस मकसद के लिए हमें फिर ओवरऑल रखने पड़ेंगे तनख्वाहें बढ़ाने के बाद। फिर सब्सिडीज़ है मुख्तलिफ शोबाजात के लिए, जिस तरह ये सास प्रोग्राम है वो सारे का सारा सब्सिडीज़ देकर ही चलेगा, वो 500 अरब रुपए तक उसको लेकर ये जा रहे हैं। और फिर साथ ही साथ जो हमारा डिफेंस है उसके ऊपर भी तकरीबन कोई 1330 से लेकर 1350 तक रखने की जो तजवीज़ है वो ज़ेर गौर है। लेकिन अगर ये गैर तरक्याती अखराजात मुंजमद कर देते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा जो है वो पैसा तरक्याती अखराजात के लिए ये इनके पास होगा। और फोकस इनका इस वजह से, उनका ये कहना था कि फ़ोकस तरक्याती अखराजात पर इस वजह से हम करने जा रहे हैं कि ये आइंदा जो इलेक्शन है उससे पहले ये डेवलपमेंट्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं और जो MNAs को अरकान पार्लियामेंट की स्कीमें हैं उसके ऊपर लगाने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा सियासी तौर पर हो सकता है। और नेशनल इकनॉमिक कौंसिल का इजलास भी आइंदा हफ्ते, जिसमें चारों सूबाई वज़ीर आला शरीक होंगे। और उस इजलास का मकसद ये है कि उसमें जो फ़ंड्स वगैरह हैं, फ़ंड्स एलोकेशन है, जो सूबों का हिस्सा है, वो सारी उसमें बातचीत होगी। तो ये इजलास वैसे आज होना था, लेकिन मुराद अली शाह साहब ने एक रिक्वेस्ट की थी कि वो चूँकि सोमवार की उनको नैब में पेशी भी है, उन्होंने इस्लामाबाद आना है, तो अब ये मुमकिन तौर पे इजलास सोमवार को होगा जिसमें चारों वज़ीर आला होंगे और उसमें भी सूबों का जो हिस्सा है बजट का फंड एलोकेशन वो उसमें डिसाइड होगी। और हुकूमत इस बार जो है वो सूबों को ज़्यादा पैसे देगी, क्योंकि जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो सब्सिडीज़ देना है अगर आपने महंगाई कम करनी है। अच्छा, मेरे जहन में ना एक सवाल आ रहा था, क्योंकि मुझे एक ब्रेक लेनी है, जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी ये सवाल दोबारा करूँगी। मेरे जहन में ये आ रहा था कि गवर्नमेंट JKT सब एक पेज पे हैं, तो एहतसाब किस पेज पे है? चले शहबाज शरीफ साहब पार्लियामेंट में तो सारी चीज़ें संभाल लेंगे, लेकिन जो घर में है वो घर में क्या गिव एंड टेक कर रहे हैं, मैं चाहूँगी हम इस पर भी बात करें। लेकिन प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने एक सवाल किया था सदीक साहब, मैं चाहूँगी कि आप इसका जवाब दें। देखिए, हमें जो चीज़ें समझ आ रही हैं वो यही समझ आ रही हैं कि गवर्नमेंट, अपोजिशन और JKT जितने भी ग्रुप्स हैं वो एक पेज पे हैं, तो एहतसाब किधर जाएगा, उसका पेज जो है वो हम फाड़ दें, उसका पन्ना। और दूसरी चीज़ ये है जो मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये आपने बात की है एक स्पेसिफिक ग्रुप है जो इस जो रिपोर्ट है, जो अली साहब की रिपोर्ट है, अली ज़फ़र साहब की, वो उसको चाहता है कि वो पब्लिक ना हो। वो कौन सा ग्रुप है और उसके मकासद क्या है? जहाँ तक आपने एहतसाब की बात की है, तो एहतसाब सुस्त रवि का शिकार होगा। सुस्ती की जो किताब है उसमें मेरे ख्याल में अब बंद होगा जैसे जैसे इलेक्शन जो हैं वो करीब आते जाएंगे। और इसका वही हशर होगा जो कि आजकल पीपल्स पार्टी के केसेस अगर लंबी लंबी डेट्स पड़ जाती हैं या उनको थोड़ा सा रिलीफ भी दिया जाता है मुख्तलिफ शक्लों में। और अब शहबाज शरीफ के भी जितने भी केसेस, हालांकि उनके ऊपर संगीन नोयत के इल्ज़ामात हैं, लेकिन आप देख रही हैं कि अभी उनकी पेशियों में उतनी तेज़ी नहीं है जितनी जब वो जेल में थे उतनी वो होती थी। तो वो थोड़ा सा ये अब डिले होगा। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं,
दूसरी जो आपने बात की है, ज़ाहिर है अब वो मरीम नवाज साहब वाला भी बता दीजिएगा, साहिबा वाली के घर पे क्या गिव एंड टेक दे रहे हैं शहबाज शरीफ साहब? पार्लियामेंट में तो जो हो रहा है, वो तो हो रहा ये है। प्ली लेके जा रहे हैं, जिस दिन समी साहब भी बात कर रहे थे ना, जो 3 दिन की मुशावरत हुई है, नवाज शरीफ अब फैसला महफूज करके बैठे हुए हैं, वो यही मैसेज है। हमजा शहबाज ने जो बात की, मैंने उस दिन भी कहा था कि 80% लोग हमारे टिकट नहीं लेंगे। वो मियाँ साहब को बता रहे हैं कि भाई हमने जाना है इलेक्शन में, आप लंदन में बैठे हुए हैं, यहाँ पे ज़मीनी हकायक जो हैं वो कुछ और है। वो तो उनको ये बात बताई जा रही है, बल्कि उनको कहा जा रहा है कि ये अगर हम नहीं करेंगे तो हमें पार्टी को इतना ज़्यादा नुकसान जो है वो हो सकता है। बल्कि उनको ये भी तक कहा गया कि हम इस वक्त जो हमने चूँकि ज़िमनी इंतखाब जीते हैं, तो हम तो पंजाब में आसानी से गवर्नमेंट बना सकते हैं, मरकज़ में हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में होंगे, तो हम अपने हालात इस नहज तक क्यों लेकर जाएँ कि जहाँ पर जो अगर कुछ हमें मिलना भी है तो ना मिले। तो बहुत सी जो फोर्सेस हैं, अब शहबाज शरीफ जिनसे मिलते भी रहते हैं, मौलाना साहब को भी उन्होंने कुछ मुलाकातें करवाई है, तो सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, वो जो आप घर की बात, वो घर से इसी वजह से कि वो मरीम नवाज़ को भी आप ज़ाहिर है पार्टी का कंट्रोल उन्होंने ले लिया। मरीम नवाज़ अब इतना सियासी तौर पर बोलती भी नहीं है, और नवाज शरीफ के भी जो अब गुफ्तगू का अंदाज़ है, या आज इस आगडार ने इकानमी के ऊपर बात की, तो उनका भी फोकस जो था सारे का सारा वो हुकूमत की कारकर्दगी थी। वो अब वो तोपों का रुख उस तरह नहीं है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जिस तरह ये पहले होता था। तो वो अब उनको भी मेरा ख्याल ये समझ आ गई है कि नवाज शरीफ साहब को भी, मरीम नवाज़ को भी, अगर हम, चूँकि ज़ाहिर जी सियासत है, ये जो भी जमात करती है इक़्तिदार के लिए करती है, सीधी सी बात है, और इक़्तिदार किसको बुरा लगता है। ठीक हो गया। और जो दूसरा मेरा सवाल था शहबाज, मैं चाहूँगी आप इसका जवाब दे दें, जिसमें ये मैंने बात की थी कि बेसिकली ये कौन सा ग्रुप है जो नहीं चाहता कि अली ज़फ़र साहब की जो रिपोर्ट है वो पब्लिक, और इसके मकासद क्या हैं, रीज़न क्या देखते हैं? जी देखिए, इसका मतलब ये है कि जो अली जहांगीर तरीन का जो ग्रुप है वो ये समझता है कि जो अली ज़फ़र की रिपोर्ट है वो टोटली तरीन साहब के हक़ में है, ठीक है। जबकि हमारी इतलात ये है कि वो रिपोर्ट अभी मुकम्मल तौर पर कंपाइल नहीं हुई है। हाँ, रिपोर्ट के कुछ नकात थे जिन पर गुफ्तगू हुई है, और ये ग्रुप में वही लोग हैं जिनका जहांगीर तरीन ग्रुप अक्सर नाम लेता रहता है, PM हाउस में बैठे हुए लोग, कि वो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन जैसे सिद्दीक़ साहब ने भी कहा, ये वाकई ही कुछ लोग हैं वो इसलिए नहीं चाहते कि अगर तरीन ग्रुप की रिपोर्ट, अली ज़फ़र की रिपोर्ट तरीन ग्रुप से मुतालिक मंजर आम पर आ गई तो तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है उसको नुकसान होगा। तहरीक इंसाफ का बयानिया ये है कि एहतसाब सबका, और जो अगर अली ज़फ़र की रिपोर्ट आ गई और उसमें ये जहांगीर तरीन साहब को क्लियर करार दे दिया गया, तो उसके बाद एक तासुर ये जाएगा कि डील हो गई है। कोई ऐसी हुकूमत चाहती है कि रिपोर्ट मुकम्मल पब्लिक नहीं होगी, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद कोई ऐसा, क्योंकि सालसी का किरदार हमारी इतलात ये है कि इस मामले में अटॉर्नी जनरल साहब करेंगे, तो अब अटॉर्नी जनरल साहब क्या फ़ैसला करते हैं, वज़ीर आज़म को क्या रिपोर्ट देते हैं, फ़ैसला तो वज़ीर आज़म ने करना है रिपोर्ट पब्लिक करने से मुतालिक। लेकिन रिपोर्ट पब्लिक हुकूमत, जहाँ तक मेरा ख्याल है, क्योंकि पार्टी के सीनियर लोगों ने कहा। शहबाज ये बताइए, भले सदीक साहब बता दें कि ये बड़ी अच्छी बात है, चले एक लिहाज से कि बजट पे फोकस हो गया, इकोनॉमी पे फोकस हुआ, और इदारों पे अब वो जिस तरीके से तनकीद की जाती थी वो फोकस नहीं रहेगा। शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ भी जो दरख्वास्त थी उनकी जमानत के खिलाफ, वो भी हुकूमत ने वापस ली। लेकिन क्या जो इस वक्त उनकी जो अपील है नवाज शरीफ साहब की और मरीम साहबा की, उस हवाले से गवर्नमेंट प्रोसिक्यूट करेगी, उसको कैसे आर्गूमेंट लेके आएगी? क्या हम ये समझें कि मुस्तकबिल में कोई नवाज शरीफ साहब को भी किसी तरह का कोई रिलीफ मिलेगा इन ए वे कि जो प्रोसिक्यूशन है वो मामलात को उस तेजी से नहीं उठाएगी हाई कोर्ट में? इनका भी कोई इसमें हिस्सा है रिलीफ में, या ये एक बड़ा सवाल मैं इसलिए ये कर रहा हूँ कि क्या है कि अपोजिशन ने ये जो अपनी तोपों का रुख मोड़ा है, खासतौर पर नून लीग ने, तो क्या उनको मिला है? सिर्फ इतनी बात तो नहीं हो सकती कि जी आप शहबाज साहब के खिलाफ जो हमारा अपील है वो वापस ले लें, कुछ ना कुछ तो और भी हुकूमत ने किया ही होगा ना, दिया ही होगा। समीर साहब आप ठीक कह रहे हैं। नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं, हमारी इतलात ये हैं कि इस पर जो हुकूमत है वो इसको एग्रेसिवली नहीं लेगी, हुकूमत इस पर नॉर्मल ही चलेगी। और जिस तरह पहले इन्होंने फुर्तियाँ दिखाई थी, अब नवाज़ शरीफ का इतने अरसे से लंदन में मौजूद होना, और आपको याद होगा कि 6 माह पहले, 8 माह कबल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक तकरीर में ये कहते हैं कि अब नवाज़ शरीफ को मैं जिस तरह भी हुआ पाकिस्तान वापस लेकर आऊँगा। कन्वेंशन सेंटर में तकरीबन उन्होंने, मुझे याद है कि कहा था, लेकिन उसके बाद फिर सारी बातें चुप हो गई। फिर 2 से 3 महीने के बाद ये एक शहजाद अकबर
अकबर साहब बयान देते हैं और ये ख़बरें चलवाते हैं मीडिया पर कि जी शहजाद अकबर साहब तेज़ हो गए हैं इस मामले में और नवाज शरीफ को बरतानिया से वापस हमने लाना है हर सूरत, तो ये अभी सिर्फ मीडिया की हेडलाइन तक ही चीज़ें मौजूद रहेंगी। नवाज शरीफ के वापस लाने के लिए उनके खिलाफ केसेस से मुतालिक हुकूमत अभी कोई ज़्यादा एग्रेसिवली नहीं चलेगी और ना ही मरीम नवाज से मुतालिक कोई एग्रेसिव चलेगी, क्योंकि इस वक्त हुकूमत जो है वो कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हुकूमत ने अपोजिशन के साथ मिलकर तय करनी है। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि कुछ आइनी मामलात हैं जो वज़ीर-ए-आज़म अपोजिशन लीडर को मिलकर तय करने होते हैं। अच्छा, इसमें ये बताइए कि एक तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात है, दूसरा ये नैब के हवाले से भी इसके कवानीन तब्दील करने के हवाले से भी कोई हुकूमत और अपोजिशन में बातचीत की कोई तवक्को है? कहीं पर आपको कोई कंसेंसस नजर आ रहा है? बिल्कुल समी साहब, इसमें बातचीत होगी हुकूमत और जो कि अपोजिशन जब इनके बैकडोर राब्ते हुए थे, क्योंकि बराह रास्त इन्होंने जब मिलने से इनकार किया था, तो अपोजिशन का जो मेन जो उनका मुतालबा वो यही है कि नैब कवानीन में तब्दीली की जाए, और जिसको हुकूमत बार बार ये कह रही थी कि 34 सफ़ात का NRO है, ये अब उसमें भी तब्दीली कर सकते हैं और ये उसको नाम देंगे कि जुडिशल रिफॉर्म्स, नैब रिफॉर्म्स जो हैं वो पार्लियामेंट के अंदर करेंगे। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक टास्क दिया था स्पीकर असद कैसर को, और वे टास्क ये दिया था कि जितनी भी पार्लिमानी पार्टीज़ हैं आप उनसे मिलकर ये जो रिफॉर्म्स हुकूमत लाना चाहती है रिफॉर्म्स पर बात करें। अब ये रिफॉर्म्स हुकूमत ने जब अपोजिशन से बात की तो एक तरफा तो बातचीत नहीं हो सकती। उन्होंने कहा है कि कुछ लें और कुछ दें। अगर हुकूमत इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाती है और हुकूमत जो वोटिंग मशीन लाना चाह रही है वो वोटिंग मशीन 2023 में लागू हो या ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन कुछ रिफॉर्म, जुडिशल रिफॉर्म्स, इलेक्शन रिफॉर्म, तो उसमें जो अपोजिशन है वो ये चाहती है कि नैब में रिफॉर्म्स हों। तो नैब कवानीन पर तब्दीली के लिए अपोजिशन ये बिल्कुल हुकूमत इस पर बात करेगी, और लेकिन हुकूमत ने कहा है कि हम इस पर पार्लियामेंट में बात करना चाहते हैं, पार्लियामेंट में आ जाएं, और अगर इसमें तब्दीली करनी है तो जाहिर सी बात है ये पार्लियामेंट के बगैर नहीं हो सकती है। तो बिल्कुल हुकूमत इस वक्त टोटली कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में है और हुकूमत ये चाह रही है कि जो यानी इसका मतलब दूसरे लफ्जों में ये हम ले सकते हैं कि जो नैब के जो कवानीन हैं, जो पहले एक बात हुई थी जिसको वज़ीर-ए-आज़म साहब हमेशा ये कहते रहे कि फैटस के मामले पर जब गुफ्तगू करनी थी तो एक NRO मांगा अपोजिशन ने नैब के कवानीन में नरमी की सूरत में। अब वही कवानीन जो हैं किसी और शक्ल में उन पर बातचीत होके तो उन पर एक कंसेंसस डेवलप होगा, लेकिन इस दफ़ा इसको फिर NRO कहना शायद हुकूमत के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि ये तो फिर हुकूमत खुद इस वक्त चाहती है। सदीक साजिद, पीपल्स पार्टी क्या करेगी सारी सूरत हाल में? अगर गुडी चीज़ें हो गई हैं, नून लीग, फजलुर रहमान साहब और हुकूमत के दरमियान, और शहबाज साहब के खिलाफ दरख्वास्त भी वापस ले ली गई है, तो पीपल्स पार्टी सारी सूरत हाल में क्या करेगी? फिर अब वो रियल अपोजिशन बन जाएगी या हुकूमत के खिलाफ आ जाएगी, या वो भी इसी मूड में है कि वो भी फिर कंप्रोमाइज करेंगे किसी चीज़ों पर? वो कंप्रोमाइज़ ऑलरेडी उन्होंने किए हुए हैं जी, इसी वजह से उनके बहुत से जो केसेस हैं वो सुस्त हैं, और उसमें जरदारी साहब जिस किस्म का वो रिलीफ की दरख्वास्त देते हैं वो उनको मिल जाता है। दूसरा जो पीपल्स पार्टी की अपनी पॉलिसी है, वो जो उनके रहनुमा नईर बुखारी, उनसे मेरी गुज़श्ता दिनों बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि ज़ाहिर है जी अपोजिशन लीडर के तौर पर अगर हमसे शहबाज शरीफ से रब्ता करते हैं तो पार्लियामेंट के अंदर हम उनसे ताउन करेंगे, और हमारा भी सबसे बड़ा मकसद यही होगा कि इस बजट की मंजूरी रखवाई जा सके। अब जो आपने एक बड़ी बात की है ना, ये इंतखाबी इस्लाहात की और नैब ऑर्डीनेंस की, नैब के कवानीन में इस्लाहात की, तो इसके ऊपर पीपल्स पार्टी बशमूल जितनी भी अपोजिशन की जमातें हैं, इन सब पे समी साहब इतराज़ इनको ये है कि हुकूमत अगर हमसे लेजिस्लेशन पे बात करना चाहती है तो फिर कानून का मसवदा सामने लाए और उसको सामने लाकर फिर हमसे उसको शेयर करे। लेकिन यह हुकूमत कर क्या रही है कि हुकूमत पहले आर्डिनेंस जारी करती है, उसको कौमी असम्बली में पेश कर दिया जाता है, फिर कहते हैं जी हमारे साथ बैठे। तो वो आर्डिनेंस जो 120 दिन के लिए तो चलो लागू हो जाता है। अभी इन्होंने यही काम किया जिसके ऊपर अपोजिशन ने इतराज़ किया। आपको याद होगा कि गुज़श्ता साल अक्टूबर में एक नैब तरमीमी आर्डिनेंस जारी हुआ था जिसमें जो बिज़नेस कम्युनिटी थी उसको कुछ रिलीफ दिया गया था कि उनके मुकदमात FBR बाकी जो इदारे देखेंगे, नैब नहीं देखेगा। वो लैप्स हो गया, लेकिन उसको लैप्स होने से पहले ये 6 जून को उसने लैप्स हो जाना, तो उसमें एक्सटेंशन 120 दिन की उन्होंने हासिल कर ली। अपोजिशन ने इसके ऊपर यही इतराज़ उठाया। उन्होंने कहा जी आप अगर दूसरी
मरतबा भी आपने करारदाद पास करवा के एक्सटेंशन हासिल कर लें तो फिर आप हमसे बैठेंगे किस चीज़ के ऊपर। और इसके ऊपर सबसे बड़ी जो इस वक्त अपोजिशन के नज़दीक जो ज़ात इस वक्त बन रही है रुकावट मुतफ़िका या मुश्तरका कानून साजी में, वो है स्पीकर असद कैसर की अपनी ज़ात। क्योंकि जो एक पार्लिमानी कमेटी बननी थी इंतखाबी इस्लाहत के लिए और लेजिस्लेशन के ऊपर, वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी और अपोजिशन ने एहतजाज नाम नहीं दिए। जी ठीक हो गया। प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक है, जब ब्रेक से वापस आते हैं मजीद भी बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब, अभी मैं देख रही थी कि जो नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं वो ये कह रहे हैं कि कानूनी मुशावरत का आगाज़ कर दिया उन्होंने और शहबाज शरीफ का नाम जो है ताकि वो ECL से हटे और वो ट्रैवल कर सकें। दूसरी तरफ जो मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं वो ये फरमा रहे थे कि बेसिकली अब टीम नहीं बदलेगी, सिर्फ कप्तान ही बदलेगा। देखिए यही चीज़ है जो इस वक्त मोहम्मद ज़ुबैर साहब क्योंकि मरियम साहबा के और नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जो नून लीग के अंदर उन्होंने मतलब बड़ा एक कैलकुलेशन के साथ मुख्तलिफ लोगों को रोल्स दिए हैं जो अपने 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 किरदार के मुताबिक वो बयान देते हैं। ज़ुबैर साहब इमरान खान साहब की तब्दीली की मुसलसल बात कर रहे हैं, लेकिन वो पार्लियामेंट का हिस्सा इस तरह से तो है नहीं। जो पार्लियामेंट में जो लोग हैं जो या PTI की गवर्नमेंट को टफ टाइम दे सकते हैं, जैसे शहबाज शरीफ साहब हैं या नून लीग के पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो बिल्कुल अब ये बात कर रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट है ये अगले 2 साल भी पूरे करेगी। और जैसे सदीक साजिद साहब ने कहा कि फोकस होगा बजट पे, फाइनेंस पे, लेजिस्लेशन पे, दूसरी चीज़ों पे, लेकिन जो स्ट्रीट पॉलिटिक्स है उसमें मुस्लिम लीग नून ये नहीं चाहती कि कोई ऐसा इंप्रेशन जाए कि हमने को अपना बयानिया तब्दील कर दिया है या हमने कोई हुकूमत से कंप्रोमाइज़ कर लिया है या आप शहबाज शरीफ साहब जो बाहर जा रहे हैं वो किसी कंप्रोमाइज़ के नतीजे में जा रहे हैं। तो वो प्रेशर और वो दबाव जो है वो बरकरार रहेगा। इसी तरीके से हम देखते हैं कि अमली तौर पर तो शहबाज साहब के खिलाफ दरख्वास्त भी वापस हो जाती है और भी चीज़ें जो हैं उनमें गवर्नमेंट जो है कमेटी भी बन जाती है, हर तरह की मुज़ाकरात करने के लिए भी तैयार है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब को इस बात है कि उनका जो इमेज है पब्लिक वो बिल्कुल वैसा ही रहे, तो वो उसी हिसाब से उसी हवाले से आके इत्तेसाब की बात करते हैं कि बिल्कुल मैं किसी को NRO नहीं दूंगा। अब इस बात की गूंज मौजूद है पाकिस्तान में कि वो NRO नहीं देंगे, लेकिन नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए। अब इस बात की गूंज मौजूद है कि वो NRO नहीं देंगे, लेकिन शहबाज साहब की जमानत के खिलाफ दरख्वास्त जो है वो वापस हो गई है और लगता ये है कि शहबाज साहब भी गुफ्तो शनीद के लिए शायद मुल्क से बाहर चले जाएंगे। और ये अभी भी गूंज है कि NRO नहीं है, चोरों से कोई बात नहीं होगी, लेकिन बजट सेशन के लिए जहांगीर तरीन से भी बिहाइंड द सीन गुफ्तगू चल रही है और बजट ही के लिए अब जो शहबाज साहब और जो मौलाना फजलुर रहमान के बयानात हैं वो भी यकीनी तौर पर बिहाइंड द सीन ऐसी किसी कंसल्टेशन का नतीजा है जिसके बारे में हमें नजर तो नहीं आया, लेकिन जो एक्शन हैं उससे पता चल रहा है कि सारे मामला ठीक होते जा रहे हैं। अब एक्चुअली अपोजिशन इस बात पर, जो पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन है, वो ये एग्री करती नजर आ रही है कि ये जो हुकूमत है इसके खिलाफ की कोशिशें नहीं होंगी। बजट को भी अगर रोकना होगा तो वो देखेंगे कि किस तरीके से करना है, लेकिन एक हल्ला गुल्ला जरूर होगा, हंगामा होगा, नारेबाजी होगी। लगेगा ऐसे ही कि दोनों जमातें, तीनों जमातें आपस में लड़ रही हैं, लेकिन बजट भी पास होगा और ये जो गवर्नमेंट है ये अपना टाइम जो है वो भी इसी तरह अभी हमें गुजारती हुई नजर आ रही है। ऐसा मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा जिसमें हम ये समझें कि इमरान खान की हुकूमत को वाकईतन कोई इस तरह का खतरा लाक हो गया कि वो गवर्नमेंट कहीं कोलैप्स करने वाली है, वो गवर्नमेंट कहीं जाने वाली है। और अब मुझे नहीं पता कि डेवलपमेंट फंड जब दिए जाएंगे तो अगर वो सिर्फ PTI के MNAs को दिए गए तो उस पर अपोजिशन बहुत शोर मचाएगी, यानी अगर उनके हलकों में खर्च किए गए तो अगर हुकूमत ने 2 साल पूरे करने हैं अपने, तो डेफिनेटली जो नून लीग के कुछ लोग हैं, कुछ अरकान हैं, उनके इलाकों में भी कुछ न कुछ तो डेवलपमेंट करवानी होगी, अपने अलाइज को भी भरपूर अंदाज में हिस्सा देना होगा। इस हवाले से शहबाज
क्या स्ट्रेटेजी आपको नजर आ रही है? समी साहब देखें, जो कि डायरेक्ट फंड्स तो नहीं दे सकते, सुप्रीम कोर्ट का इस पे हुक्म मौजूद है, लेकिन स्कीमें दी जाएंगी पंजाब में। अब सबसे बड़ी जो वो पंजाब है, पंजाब सूबा और पंजाब में MNAs चाहते हैं स्कीमें। तो अब ये हमारी जो इतलात हैं, अब सिर्फ MNAs को नहीं बल्कि जो टिकट होल्डर हैं PTI के, उनको भी स्कीमें देने का इन्होंने फैसला किया है। यानी कि जहाँ से PTI हारी है, नून लीग जीती है, तो वहाँ टिकट होल्डर्स को भी एक मखसूस फ़ंड जो है वो पंजाब से दिलवाया जाएगा। और मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग जो इनसे राब्ते में हैं, कुछ हम ख्याल लोग हैं, उनको भी तरक्याती फ़ंड दिए जाएंगे। ओवरऑल हुकूमत की कोशिश ये है कि जो सबसे ज़्यादा, क्योंकि इनको जनूबी पंजाब इनका फोकस होगा, उसके अलावा कराची इनका फोकस होगा, और ऐसी जगह पे जहाँ पर हुकूमत इनकी मौजूद नहीं है, वहाँ पर कैसे ये अपने आप को इन 2 सालों के अंदर जमा सकें। और क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये जो टिकट होल्डर हैं, जो तहरीक इंसाफ के पंजाब में इलेक्शन हारे थे, अब उनको हुकूमत ने फैसला किया है, पंजाब हुकूमत उनको भी डेवलपमेंट फ़ंड देगी और नून लीग के लोगों को भी फ़ंड दिए जाएंगे। लेकिन ये प्रॉपर एक, क्योंकि ऐसे जिस तरह पुराने साबिक दौर में वो करते थे कि MNAs को MPs को फ़ंड मिला करते थे, उस तरह के फ़ंड्स नहीं होंगे। प्लानिंग डिवीज़न से बाज़ाब्ता उनकी स्कीमों की मंजूरी होगी। और जिस तरह हमने ही खबर ये डिस्कस की थी कि वज़ीर आला हाउस में एक स्पेशल सेक्शन बनाया गया है और एक डिप्टी सेक्रेटरी जिनके ज़िम्मे होगा कि तमाम जो 3 ग्रुप है और जो हम ख्याल ग्रुप है, वो अपनी जो उनकी स्कीमें होंगी वो उनके पास जमा करवाएगा और बजट में उन सबको ऐड किया जाएगा। तो हुकूमत की जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो अपने लोग हैं, जो इनके अपने MNAs MPs हैं, जिनको 3 साल में जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उनको नहीं मिला, उनको दिए जाएंगे। जो सेकंड प्रायोरिटी है वो इनकी इत्तेहादी होंगे, क्योंकि काफ लीग पंजाब में बड़ी इत्तेहादी है। सिंध में GDA है जो कि ददीही इलाके में है, और MQM सिंध के शहरी इलाकों में ये एक्सपेक्ट कर रही है कि उन्हें मिलेगा। उसके अलावा फिर जो तीसरी प्रायोरिटी है वो टिकट होल्डर है। उसके बाद मुस्लिम लीग नून और जो दीगर अपोजिशन है उनके हल्कों में तरक्याती स्कीमें हुकूमत करवाएगी। क्योंकि अब पिछले दिनों आप देखें असद उमर गए थे, बहुत अंदरूनी सिंध का दौरा करके आए, और घोटकी सखर समेत बहुत से इलाकों में उन्होंने तरक्याती कुछ स्कीमें थी जिनका उन्होंने इफ्तिताह भी किया था, संगे बुनियाद भी रखा है। तो हुकूमत इस चीज़ को भी फोकस कर रही है कि जहाँ पर उनकी हुकूमत नहीं है और उनके MNAs MPs नहीं हैं, वहाँ पर तरक्याती स्कीमें दी जाएंगी। लेकिन तरक्याती स्कीमें अपोजिशन के MNAs MPs को नहीं बल्कि डायरेक्ट हुकूमत खुद देगी, और उनको भी ये फोकस पर रखेंगे। और इस बजट में ये तरक्याती स्कीमें खास तौर पर इनका फोकस पंजाब होगा और वफाक से ही सारी चीज़ें अप्रूव करवाई जाएंगी। और आपके सवाल का सीधा जवाब ये है कि सिर्फ हुकूमती अरकान के लिए ही ये डेवलपमेंट फ़ंड्स होंगे, अपोजिशन को ये नहीं मिलेंगे जी। जो वफाकी सतह से फ़ंड्स जारी होंगे ये अपोजिशन के लिए भी नहीं होंगे। और ख़वातीन अरकान जो पार्लियामेंट है तहरीक इंसाफ की, उनको भी वज़ीर आज़म ने इनकार किया। उन्होंने कहा जी चूँकि आपका हल्का कोई नहीं है, उन्होंने भी वैसे डिमांड तो कर रखी है, लेकिन उन्होंने कहा जी इतना पैसा मेरे पास नहीं है, वो सिर्फ जो हुकूमती अरकान है उनके हल्कों में पैसा वो लगाने के लिए वो तैयार है। और अब देखें वो लगाते कितना। डिमांड तो वैसे समी साहब 50 करोड़ की गई है कि इतने की हमें स्कीमें दें, लेकिन इमरान खान साहब जितने इस मामले में किफ़ायत शार वाक़े हुए हैं, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि इतना पैसा वो देंगे। ख़वातीन को तो पहले इंकार हो गया था 3 माह पहले कि उनको फंड नहीं 900 अरब रुपए का टोटल डेवलपमेंट फंड है, तो 50 करोड़ अगर वो MNAs को देते हैं तो कितने MNAs को देंगे? ये तो 900 अरब का तो बहुत छोटी अमाउंट है। इसमें तो कोई इतना ज्यादा ये तो फंड आप दे ही नहीं सकते। ये तो आप चंद तरक्याती स्कीमें जो है ना मुल्क में शुरू कर सकते हैं, बट नॉट फॉर एवरीवन। ये तो बहुत ही इसमें मुश्किल होगा। अच्छा, एक सिर्फ क्योंकि अब ये जो बजट की बात है, अब कुछ कंस्ट्रक्टिव चीजें जो है ना इत्तेजाज से हटके लग रही हैं। कोरोना की जो सूरत है शहबाज आपको कि ये कब तक ये पाबंदियां ये उठा लेगी गवर्नमेंट, और बिजनेस इन फुल स्विंग अगर होगा तो तभी फिर टैक्स कलेक्शन भी अपनी पूरी उस पर जाएगा। और अभी बेशक इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के बारे में ये कहा है वर्ल्ड बैंक ने भी कि इस पूरे खित्ते में जो सबसे तेजी से कोरोना के असर से जो मुल्क निकले हैं उनमें से पाकिस्तान नंबर 1 है, सबसे आगे है। तो अभी क्या सूरत हाल है? NCOC वाले असद उमर साहब, कभी आपसे उनकी बात हुई हो, या PTI के अंदर क्या परसेप्शन है टॉप लेवल पे? वज़ीर आज़म क्या सोचते हैं कि कब तक पूरी चीज़ जो है वो खुल जाएगी? समी साहब, पूरी चीज़ खुलने में तो थोड़ा सा वक्त लगेगा अभी, क्योंकि कुछ ममालिक में तो चौथी लहर भी आ गई और पाकिस्तान भी
तीसरी लहर से तकरीबन कह सकते हैं 80-90% निकल गए। उसकी वजह ये है कि अगर हम अब दिल्ली का देखें तो मुख्तलिफ शहरों में जहाँ पर हाई राइज था 30+ था, वहाँ पर अब 2-3% जो है वो कोविड रह गया है। और इन्होंने फैसला किया है कि अब सोमवार से ये पूरे मुल्क में तालीमी इदारे भी खोल रहे हैं। और तालीमी इदारे वो चीज़ें हैं जो सबसे एंड में सबसे पहले बंद करते थे कि इनको इन्होंने बंद करना है, इसको खोलना सबसे एंड में था। तो तालीमी इदारे खोल रहे हैं। अब इनका अगला फोकस, क्योंकि आउटडोर इन्होंने अलाउ किया हुआ है, तो इसको तकरीबन 1 से 2 माह तकरीबन लगेंगे। और 1 से 2 माह में ये उम्मीद की जा रही है, NCOC और हुकूमत और NCC जो कि वज़ीर-ए-आज़म चेयर करते हैं, वो ये सोच रही है कि 2 माह के बाद अगर क्योंकि इनका जो फोकस है वो वैक्सीनेशन है और WHO की रिकमेंडेशन भी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेट करवाएं। और हुकूमत ये सोच रही है कि 2 माह के अंदर मैक्सिमम वैक्सीनेशन कर लेंगे और उसके बाद जो है फिर सिर्फ जो SOPs रह जाएंगे, मास्क, सैनिटाइज़र, उस पर हम जो है वो तमाम चीज़ें अपन कर सकते हैं। और 2 माह से 3 माह का तकरीबन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज आपका भी, सदीक साहब आपका भी और समी इब्राहिम साहब आपका भी। पिछली दफ़ा क्या फ़ंड था वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ नहीं हुआ था और इस दफ़ा भी जो रखा है वैसे ही कम रखा है, पर उम्मीद करते हैं कि जो तरक्याती फ़ंड है जिसका डायरेक्ट ताल्लुक आवाम के साथ है वो इस दफ़ा ज़रूर यूटिलाइज़ होगा। हम सबको आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।